हमारी जनरेशन जनरेशन जेन ज़ी जिनका जन्म 1997 से 2012 के बीच में हुआ है, उनको जेन ज़ी कहते हैं। दरअसल इस जेन ज़ीज़ के अंदर ऐसे क्या फैक्टर हुए जो कि AQLF की समस्या को जन्म मिल गया। इन जेन ज़ीज़ के वर्ल्ड में ऐसे क्या फैक्टर्स हुए जिनकी वजह से AQLF की समस्या उत्पन्न हो हमारे सामने खड़ी हो गई है। अब ये AQLF क्या है? AQLF एक कॉम्प्लेक्स टर्म है जिसके A मीन्स एंजाइटी एंड डिप्रेशन, academic loss and career tension, attention loss and loneliness and financial problems। अगर हम एंजाइटी एंड डिप्रेशन की बात करें तो 70% जेंसीज हैं उनकी मेंटल हेल्थ डिस्टर्ब है, ये ओगली की रिपोर्ट बताती है। लोनलीनेस एंड आइसोलेशन की बात करें तो उसमें ऐसी बेटर अप स्टडी बताती है कि 22% जेंसीज के पास में एक भी दोस्ती ही नहीं है। अगर हम एकेडमिक एंड करियर टेंशन की बात करें तो 91% जेंसीज हैं उनके पास उनके माइंड में स्ट्रेस रहती है, तनाव रहता है, ये सिग्ना स्टडीज बताती है। एकेडमिक एंड करियर प्रेशर की बात करें, लॉस की बात करें तो 30% जेंसी हैं जो प्रेजेंट बॉडी एब्सेंट माइंड की तरह काम करते हैं, ये भी सिग्ना स्टडी बताती है। अगर हम फाइनेंशियल प्रॉब्लम की बात करें तो DDP एंड हॉरिसबर्ग की एक रिपोर्ट बताती है कि 48% जेंसी ऐसे हैं अनएबल टू मूव आउट फ्रॉम पेरेंट होम और 33% ऐसे हैं कि डोंट एबल टू बाय होम। 48% ऐसे जेंजीज हैं जो अभी भी अपने पेरेंट्स के ही घर में रहते हैं, जो आज तक अपना इंडिपेंडेंट खुद का घर नहीं बना सके। लेकिन 33% वही ऐसे लोग हैं जिनका मानना है कि उनका एक घर खरीदना एक मुमकिन ही नहीं बल्कि नामुमकिन। दरअसल ये सारी समस्याएं हमने जनरेशन को कैसे डिवाइड किया है, जेंजी से पहले 1997 से पहले जनरेशन को कैसे डिवाइड करेंगे, हम इसको थोड़ी 1-2 मिनट में समझते हैं। दरअसल सबसे पहले हम जनरेशन को डिवाइड करते हैं साइलेंट बूमर्स से। साइलेंट बूमर्स के सामने 1928 से 1928 टू 1945 इस बीच में वर्ल्ड वॉर हुआ था और काफ़ी सारी आज़ादी की लड़ाइयाँ चल रही थी। इस जनरेशन का काफ़ी योगदान रहा हमको एक बेटर फ्यूचर देने में। इन्होंने दुनिया के सामने इतने भयानक तबाह करने वाले युद्ध लड़े और हमको एक बेटर एनवायरनमेंट बचा करके सेव करके दिया। उसके बाद में आती बेबी बूमर्स जनरेशन जिनका जन्म 1946 से 1964 के बीच में हुआ है। इसमें वेरियस सिविल राइट मूवमेंट और इंडिपेंडेंस मूवमेंट को लीड किया गया। ये वो काल था जब पूरी दुनिया के अंदर अधिकतर देश कॉलोनियल के फिर से ब्रिटेन से आज़ाद होने लग रहे थे, यानी कॉलोनी बना करके जो यूरोपियन नेशंस ने रखी हुई थी उससे आज़ादी मिलने लग रही थी बेबी बूमर्स जनरेशन के अंदर। फिर उसके बाद में आता है जनरेशन एक्स। जनरेशन एक्स को 1965 से 1980 के बीच का काल माना जाता है। इसमें इकोनॉमिक इनक्वलिटी और एड्स जैसी भयानक बीमारियां फैल गई। जनरेशन वाई आता है जिसको 1981 से 1996 में जिसको एम्बिशियस और रिस्क टेकर माना जाता है, जिन्होंने हमारे लिए फैक्ट्रियाँ बनाई और हमको रोजगार देने की कोशिश की। बाद में आता है जनरेशन जेड। जैसे जनरेशन जेड को मोस्ट डिप्रेशन, ओबेसिटी और कई सारे एंजाइटी एंड डिप्रेशन का शिकार जनरेशन बताते हैं। दरअसल इस चीज़ की शुरुआत कैसे होती है, हम इस चीज़ को स्टार्ट करते हैं बेसिक पॉइंट से। ये समझने की कोशिश करेंगे कि जेंसीज की लाइफ में डिप्रेशन, एंजाइटी और मार्क्स का मैटर करना और लोनलीनेस, अकेलापन ये कैसे आ गए भैया। तो हम हिस्ट्री में चलते हैं बैक। दरअसल अगर हम ये इस चीज़ पे गौर करें, एक चीज़ को नोटिस करें कि जेंजीज के पास में प्रीवियस जनरेशन से काफ़ी अधिक फ्रीडम है। इस बात को तो आपको मानना पड़ेगा। दरअसल अगर आप 1960 1970 के दशक की मूवीज़ देखोगे तो उस टाइम पे एक यंग मैन की लाइफ में, एक एडल्ट मैन की लाइफ में उसके फादर का रोल काफ़ी बड़ा होता है। मतलब फादर ही सारे डिसीजन लेने लग रहे हैं। यानी कि जब इंडिया के अंदर ग्लोबलाइजेशन नहीं हुआ था, इतनी तेज़ी से इतने लार्ज स्केल पे इंडस्ट्री नहीं लगी थी, तब लोगों के पास में, एडल्ट आदमी के पास में कोई ऑप्शन नहीं होते थे कि वो अपनी आउटडेटेड फादर्स की बातों को सुने। लेकिन अब क्या हुआ, भारत के अंदर ग्लोबलाइजेशन हो चुका है। अब भारत की इंडस्ट्रियों में लोगों को काम मिलने शुरू हो गए। अब वो फादर्स की नहीं सुनते, वो अपने आप में डिसीजन लेने लग रहे हैं। उनके पास में इतनी तो फ्रीडम है। अगर हम दूसरे फैक्टर्स की बात करें तो अब आज की जो जनरेशन है वो फादर्स की बहुत कम सुनते हैं, और सुनने पर भी तो ऐसा लगता है कि बहुत बड़ा बर्डन की तरह काम कर रहे हैं। वो अपने खुद के ही आइडियल्स मान करके बैठे हैं और उन्हीं को फॉलो करते हैं। एक फ्रेंड सर्कल है, उन्हीं की सारी बातें ठीक लगती हैं। इस बात को आप मना नहीं कर सकते। दरअसल यही अपॉर्चुनिटी, यही फ्रीडम की अपॉर्चुनिटी जो जेंजी की जनरेशन है उनके लिए लैक ऑफ पर्पसनेस और निहाइलिज्म
और होपलेसनेस को जन्म देती है। कैसे? अब इस चीज़ को समझने की कोशिश करेंगे। पोस्ट मॉडर्न एरा की शुरुआत कहाँ से हुई? पोस्ट मॉडर्न एरा ने ही इंडिविजुअलिज्म, ऑब्जेक्टिविटी, इंस्टेंबिलिटी और इस सारी समस्याओं को जन्म दिया है। पोस्ट वीडियो को आसान बनाने के लिए हमने हजारों सालों को 3 पार्ट में डिवाइड किया है। प्री मॉडर्न एरा, मॉडर्न एरा और पोस्ट मॉडर्न एरा। दरअसल समझते हैं हम आसान शब्दों में, प्री मॉडर्न एरा में क्या होने लग रहा था। लोग एक गॉड पे, एक चीज पे विश्वास करते थे, यानी कि गॉड को ही सुप्रीम पावर मानते थे, यानी कि जो गॉड ने कहा है, जो हमारी रिलीजियस टेक्स्ट के अंदर लिखा हुआ है। और किंग भी, जो किंग होता था हमारा, वो भी गॉड का रिप्रेजेंटेटिव माना जाता था। अगर हम टाइटल्स देखेंगे, और कई सारे रूलर्स हैं, जो हिंदू रूलर्स हों चाहे मुस्लिम रूलर्स, वो अपने आप को इस तरह से प्रेजेंट करने की कोशिश करते थे कि वो खुद भगवान के रिप्रेजेंटेटिव हैं और उनको भगवान ने खुद चुन करके इस काम के लिए भेजा है और वो सही न्याय करने आए हैं। लोग एक गॉड में विश्वास रखते थे और इतनी लाइफ में सब्जेक्टिविटी, मल्टीपल ऑप्शंस नहीं थे, जिसकी वजह से आंख मीच करके एक चीज़ पे भरोसा उनको करना ही पड़ता था। लेकिन फिर शुरुआत होती है मॉडर्न एरा की। मॉडर्न एरा के अंदर साइंस की डेवलपमेंट बढ़ने लगी, और साइंस की डेवलपमेंट बढ़ने की वजह से साइंस ने ऐसे कई सारे इन्वेंशंस किए, आविष्कार किए और ऐसी कई सारी खोजें की, जिनकी वजह से गॉड की क्रेडिबिलिटी घटने लगती है, गॉड पे विश्वास कम होने लगता है, लोग साइंस पे विश्वास ज़्यादा करने लगते हैं। यह वही दौर था जब नास्तिक लोगों की शुरुआत होती है, जो भगवान में विश्वास नहीं रखते। ऐसे लोगों का राइज अप होना स्टार्ट हो जाता है, ऐसे लोगों की ग्रोथ स्टार्ट हो जाती है। जब लोग मानते थे कि हमने इस दुनिया को बनाया है और हम ही एक एक चीज़ में पहुंच सकते हैं, भगवान जैसी कोई चीज़ एग्जिस्ट ही नहीं करती। लेकिन उसके बाद में सबसे खतरनाक एरा की शुरुआत होती है। यहाँ तक बात बिगड़ी नहीं थी कि आप भगवान पर विश्वास नहीं करते, लेकिन साइंस के एक्सपेरिमेंट पर तो विश्वास करते हैं। लेकिन उसके बाद में खतरनाक एरा की शुरुआत होती है। जी हाँ, जो पोस्ट मॉडर्न एरा है, यहाँ पर इंटरनेट, राइज ऑफ सोशल मीडिया, ग्लोबलाइजेशन, मास कंजप्शन जैसे टर्म आ जाते हैं हमारी सोसाइटी के अंदर। यानी कि एक पोस्ट 1 मिनट में, 1 सेकंड के अंदर पूरी दुनिया में शेयर हो जाती है। ये है इंटरनेट और सोशल मीडिया की पावर। और ग्लोबलाइजेशन में हम एक दूसरे के यहाँ पर बैठ करके ब्रिटेन की आइडियोलॉजी को फॉलो कर सकते हैं। यानी कि अगर कोई बंदा पिछड़े से पिछड़े इलाके में बैठा हुआ है, तो वो ऑब्वियस सी बात है इंटरनेट से तो जरूर कनेक्ट है। इंटरनेट से कनेक्ट होने की वजह से वो पूरी दुनिया से कनेक्ट हो चुका है। अब आप किसी की नहीं सुनेगा, उसके पास में मल्टीपल ऑप्शंस हैं, जिनके बारे में वो आप जिसको अच्छा लगेगा वो उसको फॉलो कर सकता है। आप एक गूगल सर्च के जरिए जो अपने इंटरेस्ट की आइडियोलॉजी है और अपने इंटरेस्ट की जो आपको चीज़ें सही लगती हैं, उनको सर्च कर सकते हैं और सर्च करके उनको फॉलो कर सकते हैं, अपनी ग्रैंड नैरेटिव बना सकते हैं और उनको अपनी लाइफ में फॉलो करके एक अच्छी लाइफ जी तो सकते हैं। लेकिन अब सवाल यहाँ पे आता है, इतनी सारी मिलियंस ऑफ सॉल्यूशंस है। अगर आपके पास में एक प्रॉब्लम है, अगर आपके पास में कोई एक समस्या है, तो आप इंस्टेंट इंटरनेट पे सर्च करेंगे, यूट्यूब वगैरह पे सर्च करेंगे, तो उसके मिलियंस ऑफ सॉल्यूशन आ जाते हैं। अब यहाँ पे स्टार्ट हो जाता है कन्फ्लिक्ट, यानी कि तनाव जैसी स्थिति बन जाती है। यानी कि आपके पास में एक टारगेट था, यहाँ से वहाँ जाना है, लेकिन आपको 100 लोग अलग अलग रास्ता बताने लग रहे हैं। जैसे मुझको यहाँ से 10 किलोमीटर ट्रैवल करके दूसरी जगह जाना है, लेकिन जब मैंने लोगों से पूछा तो मेरे पास 100 लोगों ने बताया भैया इस रास्ते से जाना, किसी ने इस रास्ते में ये प्रॉब्लम बताई, यहाँ पर शेर मिलेगा, यहाँ पे खतरा हो सकता है, यहाँ पे बाढ़ है, यहाँ पे ये, हर रास्ते में समस्या है। समस्या तो लाइफ का एक इंटीग्रल पार्ट है। लेकिन अब मेरे को ये पता नहीं चल रहा है कि मैं सही रास्ता कैसे चुनूं। ये अब सबसे बड़ी प्रॉब्लम यहाँ पे आ जाती है। अदर वर्ड्स, आपके पास फ्रीडम है, आपके पास ट्रूथ चुने, आपके पास में यह स्वतंत्रता है सत्य को चुनने की, और यह अनुभव करेंगे रियलिटी की कोई भी करेक्ट इंटरप्रिटेशन नहीं है। क्योंकि लोगों को जब अपॉर्चुनिटी मिलती है तो वो डायरेक्शन लेस हो जाती है। यदि हर कोई रियल में सही है तो कोई भी रियल में सही हो सकता है। लोगों को अपॉर्चुनिटी दी जाती है तो वो डायरेक्शन लॉस हो जाते हैं। ये बात सही है। अगर हर लोगों को अपॉर्चुनिटी मिलती है तो ये वो करेक्ट इंटरप्रिटेशन, एक एडल्ट आदमी, एक लो एज का आदमी, 12 से 14 साल का आदमी, चाइल्ड मानिए, या 20 से 25 ईयर का चाइल्ड मानिए, उसको अपने पेरेंट्स की तो वो सुनेगा नहीं, क्योंकि वो उसको आउटडेटेड और पुराने तरीके वाले लगते हैं। उनकी बातों को समझ करके वो कूल नहीं बन पाएगा, मॉडर्न नहीं बन पाएगा। अगर उनकी बातों को फॉलो करने लगेगा तो वो आउटडेटेड हो जाएगा और गांव का कमार बन जाएगा। लेकिन ये सच्चाई नहीं।
दरअसल अगर वो ये सब कूल वर्ल्ड को फॉलो करने लगता है तो उसके पास में इंस्टाग्राम की जो कुछ गिने चुने स्टार हैं जो सेक्सुअल न्यूडिटी फैलाने लग रहे हैं, अपनी बॉडी को दिखा करके पैसा कमाने लग रहे हैं, उनकी लैब को अगर फॉलो करता है, जो ब्लॉग्स आते हैं उनकी लैब को, अगर जो स्पॉन्सर्स ब्लॉग हैं, जो हम किसी की लैब को ब्लॉग को देखते हैं उसी को अपनी लैब में एक्सेप्ट उतारने की कोशिश करते हैं, लेकिन हमको ये डार्क रियलिटी पता नहीं होती कि वो सारे स्पॉन्सर हैं जिनको किसी ने पैसा दिया है और ये ऐसी लैब, उनकी लाइफ भी काफ़ी डिप्रेस्ड भरी है, एंजाइटी भरी है, डिप्रेशन है, काफ़ी बड़े दुख हैं, लेकिन वो कैमरा के सामने नहीं दिखाते। फिर हम अपने आप को कोसने लगते हैं कि हमारी लाइफ में ऐसा क्यों नहीं है। दरअसल अब बात आती है कि हम व्हाट इज़ द राइट इंफॉर्मेशन, व्हाट इज़ द रियल इन्फॉर्मेशन। ये एक स्टोरी है जो सोक्रेट और उसके शिष्यों के बीच वो डिबेट हुई थी। इस डिबेट को प्लेटो ने अपनी बुक रिपब्लिक के अंदर लिखा है। इस स्टोरी को सुनिए, मुझे लगता है आप काफ़ी रिलेट कर पाएंगे। प्लेटो ने अपनी बुक द रिपब्लिक में सोक्रेटिस और उनके स्टूडेंट ग्लूकॉन के बीच हुई कॉन्वर्सेशन का जिक्र किया है, जिसमें सोक्रेटिस ग्लूकॉन से कुछ लोगों का ग्रुप इमेजिन करने के लिए कहते हैं जो बचपन से एक गुफा में कैद हैं। उनके हाथ, पैर और नेक सब चेन से बंधे हुए हैं, इसलिए वो एक जगह पर फिक्स हैं। वो लोग पूरी ज़िंदगी सिर्फ उनके सामने जो दीवार है उस पर बनने वाले शैडोज़ को देखते आए हैं। सोक्रेटिस कहते हैं कि उनके पीछे कुछ हाइट पर एक आग जलती रहती है। उस आग और इन लोगों के बीच एक सड़क है जिस पर लोग आते जाते रहते हैं। उनके हाथों में सामान होते हैं जो उन प्रिजनर्स के सामने की दीवार पर शैडोज़ बनाते हैं। प्रिजनर्स इन शैडोज़ को सच समझते हैं क्योंकि अपनी पूरी ज़िंदगी वो ये शैडोज़ देखते आए हैं, इसलिए उनके लिए यही सच है। समय के साथ प्रिजनर्स ने इन शैडोज़ को नाम भी दे दिए हैं। एक दिन एक प्रिजनर अपनी चेन से फ्री हो जाता है। वो गुफा में आने वाली लाइट के पीछे जाता है और गुफा से बाहर आ जाता है। ये प्रिजनर अपनी ज़िंदगी में पहली बार गुफा से बाहर निकला था। उसकी आंखें सूरज की रोशनी झेल नहीं पाती क्योंकि वो तो सिर्फ अंधेरे का आदी था, पर धीरे धीरे उसकी आंखें खुद को सनलाइट के हिसाब से एडजस्ट कर लेती हैं। अपनी पूरी ज़िंदगी ये प्रिजनर सिर्फ शैडोज़ देखता आया था, पर अब इन चीज़ों को उसने रियल में देखा और उसे बताया गया कि केवल ये चीज़ें ही असली हैं और शैडोज़ एक धोखा। उसने ये मानने से इनकार कर दिया क्योंकि शैडोज़ उसे क्लियर दिखते थे। ये सब उसे काफ़ी पेनफुल लग रहा था। वो जल्द से जल्द अपनी गुफा में वापस जाना चाहता था, पर धीरे धीरे प्रिजनर ने नई रियलिटी को एक्सेप्ट करना सीख लिया। उसने डायरेक्टली सन को देखा, उन सभी चीज़ों का एकमात्र सोर्स जो वो देख चुका था। सन उसे गुफा के डार्क डेज और उसके साथियों की याद दिलाता है और अब वो उनकी सोच से बिल्कुल भी कनेक्टेड महसूस नहीं करता। इसलिए अपनी नई दुनिया के बारे में बताने के लिए वो प्रिजनर गुफा में वापस जाता है। अब गुफा में अंदर जाते वक्त उसे काफ़ी प्रॉब्लम होती है क्योंकि वो उस अंधेरे का आदी तो रहा नहीं, इसलिए अंदर पहुंचने में काफ़ी टाइम लग जाता है। उसके साथी सोचते हैं कि बाहर की दुनिया ने उनके दोस्त को अंधा और कमज़ोर बना दिया है। जैसे ही वो उन्हें बाहर की दुनिया के बारे में बताता है, वो सभी उसे ज़बरदस्ती रोक देते हैं और उसकी बातों को सुनने से इनकार कर देते हैं। यहाँ तक कि उस इंसान को मारने की कोशिश करते हैं जो उन्हें फ्री करना चाहता है। प्लेटो ने बताया कि इस एलिगरी के ज़रिए ह्यूमन लाइफ को समझा जा सकता है। ज़िंदगी में हमें जो भी दिखता है या दिखाया जाता है, हम उसे बिना सोचे समझे पूरा सच मान लेते हैं। उन इवेंट्स की तह तक जाने की कोशिश भी नहीं करते, बल्कि उन पर आंख बंद करके बिल्कुल उन प्रिजनर्स की तरह बिलीव कर लेते हैं। ये सोचने तक के लिए नहीं रुकते कि क्या पता इन शैडोज़ को तोड़ा मरोड़ा या बदला गया हो। हम भी उन प्रिजनर्स की तरह शैडोज़ से भरी दुनिया में कैद हैं। ये सब इतना कंफर्टेबल लगता है कि हम इनसे फ्री नहीं होना चाहते क्योंकि हमारे लिए यही दुनिया सच है। पर फिर भी सच देखा और ढूंढा जा सकता है, चाहे कितना भी डिफ़िकल्ट क्यों ना लगे। अपने आसपास के इल्यूजन से वाकिफ़ होने की काबिलियत हम सभी रखते हैं, ठीक उस प्रिजनर की तरह। रियलिटी के साथ सामना काफ़ी पेनफुल हो सकता है, जैसे उस प्रिजनर ने पहली बार लाइट देखकर महसूस किया था, क्योंकि रियलिटी बिल्कुल अलग होती है। ये आपकी बीती हुई ज़िंदगी को झूठ प्रूफ कर देती है और इस सिचुएशन में इंसान का वजूद खतरे में आ जाता है। ट्रूथ ऑलवेज हर्ट्स।
हम एक मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में रहते हैं जो लगातार बदलता रहता है। इस दरअसल ये स्टोरी को सुनने के बाद में आपको लगा होगा, आपको पता चल गया होगा कि जो हम वास्तव में दुनिया देखते हैं वो किसी के द्वारा प्रोपेगेंडा फैलाई गई, किसी के द्वारा डिज़ाइन की गई है। लेकिन रियल में सच्चाई क्या है, ये पहले भी क्वेश्चन आया था। आखिर सच में सच क्या है, इस चीज़ की हम आपको उत्तर इसी वीडियो के अंदर देंगे, अगर आप अंत तक बने रहते हैं तो। अब अपने लिए ही सपोज करें, हमारे पास फ्रीडम है, हम जिस चीज़ पे विश्वास करना चाहें कर सकते हैं और खुद का सत्य क्रिएट कर सकते हैं। यह ह्यूमन साइकिल की तुलना में थोड़ा इनकम्पेटेबल है, क्योंकि हम कुछ धारणाएं पहले से ही बना के रखते हैं, मीनिंग एंड सर्टिनिटी। इसलिए मैं अपनी अलग अलग वीडियोस में बताता हूँ, अधिकतर लोग एक्चुअल में अपने लिए सोचना प्रिपेयर ही नहीं करते, लेकिन दूसरों को बताना प्रिपेयर करते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि हमारी एक्शन और उसका नतीजा हमारे बस में नहीं है और न ही उसको बस में किया जा सकता है। में तो ये एक तरह का ट्रेंड है कि हम दूसरे लोगों को ज्ञान देने लगते हैं, लेकिन अपनी खुद की लाइफ के बारे में नहीं सोचते कि मेरे अंदर क्या कमियां हैं। हमारे अंदर अगर कमियां भी हैं तो हम उसको एक सच्चाई में ढालने की कोशिश करते हैं। अगर मेरी जॉब नहीं लगी, मैं बेरोजगार रह गया, जॉबलेस हो गया, तो मैं सिस्टम को गाली दूंगा, सरकार को गाली दूंगा, इसकी कमी थी, ये नहीं हो पाया, घर वालों ने पैसे नहीं दिए, इस सबको दोष दूंगा। लेकिन मैं अपनी खुद की कमी को टारगेट करना नहीं चाहता। हम दूसरों पर लेकिन हम ये भी जानते हैं श्रीमद् भागवत गीता के अकॉर्डिंग कि हम जो भी कर्म करते हैं उसका फल, हम उस फल के निर्माता नहीं रहते, वो पहले से ही डिसाइड रहता है। हमको जो बस कर्म करना है, हमारी एक्शंस है, जो हमारा कर्म है वो डिसाइड नहीं करेगा कि उसका रिजल्ट क्या आएगा, लेकिन वो प्री डिसाइडेड है। हम इस चीज़ में भी विश्वास रखते हैं। तो इसी चीज़ में वन ग्रैंड नरेटिव, वन डायरेक्शन आदमी के लिए सिंगुलरिटी लाइफ में एक रूखापन, अकेलापन क्रिएट कर देता है कि जो पर्पस एंड डायरेक्शन है वो एक दूसरे के सिनेबल्स है। अब लगता है कि ऐसा कोई सॉलिड तरीका नहीं है जिस पर यकीन किया जाए। हु डू वी नो, हु डू वी, हाउ टू ट्रस्ट, नो डायरेक्शन, पर्पसनेस इज सिम्टम। लैक ऑफ ट्रस्ट ऑफ बिटवीन इंडिविजुअल क्रिएट करता है लैक ऑफ कम्युनिटी। कम्युनिटी क्या होती है? कोलैबोरेटिव ऑफ माइंड, शेयर गोल, आइडियाज, वन ऑफ द बेस्ट वे टू पर्पस टू योर लाइफ। बात को आसान शब्दों में समझिए, जब हम अपनी लाइफ में एक ही डायरेक्शन में चले जाते हैं तो हमारे पास में पर्पस और डायरेक्शन एक सेम सिनोनिम से दिखाई देने लगते हैं। जब पर्पस और डायरेक्शन सिनोनिम से हो जाते हैं तो हमको लगता है कि हम ही सही हैं, लेकिन हमको जब टारगेट नहीं मिलता है तो हमको लगता है कि इस दुनिया में कुछ भी रियल है ही नहीं। किस पे हम विश्वास करें, किस पे यकीन करें? और यही हमारा जो एक अहंकार वाली प्रवृत्ति आ जाती है, जिसके प्रति हमारी लाइफ में लैक ऑफ इंडिविजुअलिज्म और लैक ऑफ कम्युनिटी की भावना आती है। हम केवल अपने बारे में सोचने लगते हैं और कम्युनिटी के जो एक तरह से हमने जो कम्युनिटी बनाई थी, सोसाइटी बनाई थी, जो शेयर बोलते सभी के एक जैसे लक्ष्य रहते थे, तो कोई सा काम कर रहा है, कोई सा काम कर रहा है, तो सबके डिसीजन लेने में आसानी हो जाती थी। लेकिन लैक ऑफ ट्रस्ट बिटवीन इंडिविजुअल्स क्रिएट करता है उससे नेक्स्ट स्टेप आता है लैक ऑफ कम्युनिटी, यानी कि हम जब एक दूसरे पे विश्वास ही नहीं कर सकते तो कम्युनिटी कैसे बन सकती है? दरअसल अब सवाल आपके मन में ये आ रहा होगा कि आखिर इस चीज़ की शुरुआत कहाँ से होती है? वेयर इट बिगिंस। हाइपर रियलिटी, साइंस एंड सिंबल्स की जो पोस्ट मॉडर्न एरा ने दिए थे, इसकी शुरुआत कैसे होती है? दरअसल हाइपर रियलिटी एक टर्म है जो जॉन बॉलियार्ड, अमेरिकन फिलोसोफर ने कॉइन किया है। हाइपर रियलिटी उन्होंने 3 टर्म कॉइन किए थे, सिमुलेशन, सिमुलेक्रा, एक है हाइपर रियलिटी। उस प्रोसेस को कहते हैं जब हम किसी भी रियल की कॉपी करना स्टार्ट करते हैं, यानी कि जो प्रक्रिया जब हम किसी असली चीज को कॉपी करना स्टार्ट करते हैं। और सिमुलेक्रा उस प्रोडक्ट को कहते हैं जो कॉपी बनकर के तैयार हुई है, यानी कि कोई चीज रियल है और जो रियल की कॉपी बनकर के तैयार हुई है, जो प्रोडक्ट बना है, उसको सिमुलेक्रा कहते हैं। लेकिन हाइपर रियलिटी एक नेक्स्ट लेवल का टर्म है। दरअसल हाइपर रियलिटी इस सब का मतलब ही बदल देता है। हाइपर रियलिटी कैसे मतलब बदलता है? दरअसल हाइपर रियलिटी के अंदर जो प्रोडक्ट कॉपी होकर के बनकर के आया है, जो उससे बेहतर हो जाता है, जो ओरिजिनल है, ओरिजिनल की जो कॉपी उससे बेहतर हो जाती है, तो वह हाइपर रियलिटी की वाली सिचुएशन क्रिएट कर देता है। ऐसा ही आजकल सोशल मीडिया पे होने लग रहा है। हाइपर रियलिटी लिंक करती है साइंस एंड सिंबल से। साइंस और सिंबल एक दूसरे से कोरिलेटेड करते हैं, यानी कि अगर हम मार्केट के अंदर बाहर निकलते बड़ी बड़ी ब्रांड्स को देखते हैं जो एक साइन को रिप्रेजेंट करती है,
ये वो वाले साइंस नहीं होते, ये साइंस हमारे रियल लैब को एग्जिस्ट करते हैं। जैसे साइंस हम मार्केट के अंदर बाहर निकले, हमारे आस पड़ोस की जो कम्युनिटी बनी हुई है जहाँ पे हम रहते हैं, रेसिडेंशियल एरिया के अंदर सिंबल हमारी वेल्थ को रिप्रेजेंट करके आदमी की लाइफ नॉर्मल कट रही है, उसको कुछ चीज से कुछ लेना देना नहीं है, लेकिन सोशल हायरार्की एक ब्रांड एक साइन को लेकर के बन जाती है। जैसे अगर कोई व्यक्ति महिंद्रा थार को क्यों खरीदने जाता है, वो उसके पीछे के आयरन और उसके पीछे की स्टोरी को जानता है। अगर वो उसमें बैठ करके ट्रेवल करेगा तो उसको ऐसा फील होता है कि एक सोसाइटी के अंदर उसको एक अच्छी इज्जत मिलने लग गई है, ऐसा लगता है। लेकिन उससे भी नेक्स्ट लेवल पर जाता है तो रेंज रोवर के बारे में सोचने लगता है, क्योंकि उसका वहाँ पे जी नहीं भरता और उससे नेक्स्ट स्टेप के बारे में सोचने लगता है कि सोसाइटी के अंदर इससे इज्जत मिलती है। इस जो वेस्टर्न वर्ल्ड का जो ग्लोबलाइजेशन हुआ था, जो अपने प्रोडक्ट बेचने आए तो उन्होंने अपने प्रोडक्ट को एक तरह से हमारी वेल्थ और सोसाइटी के अंदर इज्जत से लिंक करके बेचना शुरू किया, ताकि उनके प्रोडक्ट अधिक से अधिक कंजप्शन किए जा सकें। और जैसे कोको कोला हम पीते हैं, पेप्सी पीते हैं तो उसको कूल बना दिया जाता है, जबकि हम गन्ने का जूस पीते हैं और कुछ अगर देसी चीज़ पीते हैं तो उसको आउटवर्ड और आउटडेटेड बैकवर्ड मान करके गंवार मान करके छोड़ दिया। यही होती है एक सोशल हायरार्की जो कि पोस्ट मॉडर्न एरा के अंदर बिगन होती है, जो हाइपर रियलिटी क्रिएट करती है। एक दूसरे के अंदर एक चीज़ को लेने की ललक और चाहत सी उभर करके आती है हाइपर रियलिटी के अंदर। यानी कि जो असली प्रोडक्ट है, जैसे अगर आप जूस पीते हैं तो वो तो असली है, लेकिन उसी जूस का, गन्ने के जूस का जो हाइपर रियलिटी है, जो कि फ्रूट जूस है, जो मार्केट के अंदर अवेलेबल मिल रहा है, कोई भी वेंडर बेच रहा है, नॉर्मल ठेले वाला बेच रहा है, तो लेकिन उससे जूस न खरीद करके ओरिजिनल पॉलीथिन में पैक किया हुआ, जो कि कई सारे केमिकल से बना हुआ है, लेकिन उसकी आज की मार्केट में प्रेजेंट वैल्यू देखेंगे तो उस रियल से कहीं ज़्यादा वैल्यू है। उसको कूल समझा जाता है, मॉडर्न समझा जाता है, और जो जूस है उसको आउटडेटेड और बैकवर्ड का दर्जा स्टेटस लोगों ने दिया है। ये प्लूटो की बुक में जो डिस्क्राइब किया गया था, वो बुक 7th के अंदर, रिपब्लिक के अंदर, वो सॉक्रेट और सिलोन के बीच में डिस्कशन हुआ था। ये बात वहीं से लिंक होती है कि एक तरह से डार्क जो इमेज बना दी गई है सोसाइटी का, हमको उसी को देख देख के चल रहे हैं। लेकिन अगर उस गुफा में से कोई आदमी बाहर निकलने की कोशिश करता है तो उसको ये कह करके मना कर दिया जाता है कि ये दुनिया एकदम से वही सच्चाई है जो अंधेरे में लोग कैद हैं, उनको जो परछाइयाँ दिखाई देती हैं। लेकिन सूरज एक व्यक्ति को दिखता है तो उसकी कोई सुनता भी नहीं, और वो अंधेरे के अंदर लोग बैठे हुए हैं, उसको मारने के लिए तैयार हो जाते हैं। ये स्टोरी वहीं से लिंक करती है। मीडिया के अंदर इतना पोलराइज और कंट्रोवर्शियल कंटेंट को हमारे सामने पेश किया जाता है ताकि हम उन्हीं चीज़ों में फंसे रहें। और से बड़े बड़े जब यूट्यूबर्स हों, चाहे बड़ी बड़ी ब्रांड्स जब प्रमोट होने लगती हैं, सोशल मीडिया पे पॉपुलर होने लगती हैं, तो उन दोनों कंपटीटर्स में डिबेट होने लग जाती है, उनमें लड़ाइयाँ होनी शुरू हो जाती हैं। ये भी एक ब्रांड का तरीका है अपने आप को मार्केट में बनाए रखने के लिए। हम उस वीडियो को देखें, ज़्यादा से ज़्यादा उन लोगों से कनेक्ट करें, ये भी एक पुराना तरीका है, ये भी एक मार्केटिंग स्ट्रेटजी है। लेकिन हम उन चीज़ों को समझ नहीं पाते। जैसे जैसे सोशल मीडिया मार्केट के अंदर क्लोजर होती जा रही है, वैसे ही वैसे हाइपर रियलिटी को हाइपर रियलिटी में बदलती जा रही है। हम इस बात को समझना होगा। रियलिटी और सिग्निफायर ऑफ रियलिटी में हम आसानी से उसको पहचान नहीं सकती। जैसे अमेरिकन टैक्सी ड्राइवर एक वेब सीरीज है, अमेरिकन साइको, टैक्सी ड्राइवर और फैन क्लब जैसी, फाइट क्लब जैसी जो वेब सीरीज बनी है, मूवीज़ बनी हो, उनके अंदर अगर आप ये चीज़ नोटिस की हो तो इंडिया के अंदर गानों के अंदर गन कल्चर और एक तरह से वॉलेंट सब विलेन को हीरो का जो रोल बना दिया जाता है। एनिमल मूवी हो, कबीर सिंह हो, KGF हो, उनके अंदर एक विलेन को हीरो के रूप में पेश किया जाता है। क्राइम को एक तरह से नॉर्मल माना जाता है, एक स्टैंडर्ड और एक तरह से कूल और मॉडर्न माना जाता है। इस तरह से पेश किया जा रहा है। अगर कोई नया जनरेशन, जेनजी जनरेशन वाले बंदे अगर इस चीज़ को देखेंगे तो उनको लगेगा कि यही चीज़ अच्छी है और इसी से सोसाइटी प्रोग्रेस करती है। लेकिन बाकी में असलियत तो हम सबको पता ही है कि ये कितनी खतरनाक हो सकता है गन कल्चर सॉन्ग्स के अंदर, और एक तरह से जो मारपीट का माहौल है और ये इस तरह से गून कल्चर सॉन्ग्स के अंदर पड़ता जा रहा है। ये सोसाइटी को काफ़ी बुरी तरह से इम्पैक्ट कर रहा है, और यही आगे चल के एंग्जाइटी, डिप्रेशन का और लोनलीनेस का कारण बनता है। ऑब्जेक्टिफिकेशन, कंजप्शन, ओवर कंजप्शन, यही सब आगे चलकर पीपल्स के अंदर, जो हमारे आपके अंदर जो एक तरह से एक चीज़ को प्राप्त करने की जो जिज्ञासा है वो बढ़ती चली जाती है, वो कभी ख़त्म नहीं होती। तृष्णा जो चीज़ों को पाने की कभी ख़त्म नहीं होती। अगर हम एक टारगेट को अचीव कर लेते हैं तो उस सब बड़ा और टारगेट अचीव करने लगते हैं। यानी कि
कुछ पैसे मिल जाए और उससे मैं फिर बड़ा और पैसे के बारे में, जो हमारे अंदर लालच है वो बढ़ता ही चला जाता है। तो यही सब जो फाइनेंशियल प्रॉब्लम जिस को फेस करनी पड़े, लेकिन उनसे कैसे टेकल किया जाए, आप सामने सवाल ये आता है। एक दूसरे से कंपैरिजन, जो आप कोई भी अगर इंस्टाग्राम यूट्यूब पे कोई स्टार है तो वो अपनी हाईलाइट डालता है, अपनी किसी एक्टिविटी को करने से पहले पोस्ट कर देता है। अगर हम उसको उसकी जो पोस्ट के द्वारा हम अपनी लैब को उससे कंपैरिजन करने लगते हैं, यही हमारी सबसे बड़ी बेवकूफ़ी है। जो स्पॉन्सर लैब है, जो एनिमेटेड मूवीज़ हैं, उनके अंदर जो लैब दिखाई जाती है वो दरअसल में सच्चाई नहीं होती। इस बात को जेंजीज को समझना होगा, और इससे समझने के लिए अब हम वीडियो के एंड पे टॉपिक्स पे आते हैं कि इतनी सारी समस्या का सॉल्यूशन क्या होगा। इतनी सारी समस्याएं जेंजी के सामने उभर करके तो आ रही हैं, लेकिन भैया इसका कुछ सॉल्यूशन भी तो होगा। सॉल्यूशन को भी हम भी बताएंगे, लास्ट तक वीडियो देखते रहिए बस। जो रिसेंटली एक ट्रेंड उभर करके आ रहा है वो है ऑफ ग्रिड लिविंग। ऑफ ग्रिड लिविंग एक रिवोल्ट है, पोस्ट मॉडर्न कल्चर के अगेंस्ट है। दरअसल यहाँ पे व्यक्ति को सोशल मीडिया उससे कट ऑफ होकर के एक सेपरेट लाइफ में लॉनलीनेस और एक तरह से स्पिरिचुअल लाइफ में जीना पड़ता है। लेकिन ये भी आप सोचिए, अगर आप उस जो सोसाइटी के अंदर बदलाव हो रहे हैं, जो जिस तेज़ी से प्रकृति हमारी बदलाव हो रही है, हम उस अकॉर्डिंग अपने आप को अडप्ट नहीं कर पाए, चेंज नहीं कर पाए, इवॉल्व नहीं कर पाए, तो हम लॉन्ग टर्म में सर्वाइव नहीं कर सकते। ऑफ ग्रिड लिविंग में आप पूरी सोशल मीडिया से कट ऑफ होकर के एकांत में रहते हैं, तो ये आपके लिए काफ़ी शांतिदायक तो हो सकता है। लेकिन वहीं पे ये इतनी तेज़ी से दुनिया इवॉल्व हो रही है, ऑक्सीजन क्लाइमेट क्राइसिस, जिनकी वजह से अब ऑफ ग्रिड रहना आपके लिए ये एक अच्छा ऑप्शन नहीं होगा, बल्कि उससे आप जो सोसाइटी के अंदर जो चेंजेस हो रहे हैं उनके अंदर आप अमेंडमेंट करके, उन्हीं के अंदर सुधार करके एक अच्छा बेटर लिविंग और पैलेस बना सकते हैं। तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम लैक ऑफ पर्पस ऑफ लाइफ। दरअसल डिजिटल ओवरलोड और डायरेक्शन लेस की वजह से 4% लोग जो ऑनलाइन रहते हैं वो 4 घंटे से ज़्यादा मोबाइल का यूज करते हैं। 38% ऐसे लोग हैं जो 4 घंटे से भी ज़्यादा मोबाइल का यूज करते हैं, यानी इंटरनेट से कनेक्टेड है। दरअसल लाइफ का पर्पस आपको ये शॉर्ट वीडियो में देखने वाला नहीं है। मोटिवेशन देख करके आपके अंदर खुद को मोटिवेशन होने वाले नहीं, अंदर से जब मोटिवेशन नहीं आता है, अब अपने आप को स्विच ऑन ऑफ सोशल मीडिया का एक ऑप्शन आप अपना सकते हैं। कई दिनों तक एक प्रयास कीजिए, एक व्रत के रूप में, एक फास्ट के रूप में, कि आप इतनी दिनों तक सोशल मीडिया का यूज नहीं करेंगे। अगर इस टास्क को कंप्लीट करते हैं, जो डोपामाइन हमारे माइंड के अंदर लाइक और पोस्ट पे, मैंने इस वीडियो के अंदर बताया है कि सोशल मीडिया की एडिक्शन को कैसे खत्म किया जा सकता है। जो डोपामाइन हमारे माइंड में रिलीज होता है उसको डिटॉक्स को, प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स वाले को बदल करके हमको जो पढ़ने में, जो हमारी हॉबीज़ हैं उसके अंदर, ऑफलाइन गेम्स के अंदर उनको हमको लगाना पड़ेगा, और ऐसा अल्टरनेटिव सोशल मीडिया का ढूंढना पड़ेगा जो कि हमको इतनी खुशी दे सके। उतनी खुशी हमको सोशल मीडिया चलाने वक्त मिलती है, लेकिन सोशल मीडिया चलाने वक्त तो खुशी मिलती है, लेकिन उसके बाद में हम डिप्रेशन में चले जाते हैं, एंजाइटी हो जाती है। लेकिन जब आप ऑफलाइन गेम्स और अपनी हॉबीज़ को फॉलो करेंगे तो आपको एक अंदर से खुशी महसूस होगी। ये बात सच्चाई है। तो तीसरा सबसे बड़ा सॉल्यूशन इस चीज़ का हो सकता है लैक ऑफ रिलीजन। दरअसल आप एक प्रभु में विश्वास करिए और एक किसी भी धर्म में, पार्टिकुलर एक आइडियोलॉजी में, एक भगवान पे विश्वास बनाइए। अगर आप पागल हो जाएंगे इस वर्ल्ड में, अगर अलग अलग डिफरेंट तरह की आइडियोलॉजी को सोशल मीडिया पर फॉलो करने लग गए, तो ऐसे ऐसे लोग निकल करके आ रहे हैं, आप देख सकते हैं। तो ये कौन सी आइडियोलॉजी को फॉलो करते हैं पता नहीं चलता है। उन आइडियोलॉजी को फॉलो करिए जो आपकी सराउंडिंग में आपके पेरेंट्स के द्वारा आप पे ट्रांसफर हो रही है, लेकिन उसके अंदर बेहतर को बनने की कोशिश करिए। अंधभक्त मत बनिए, और किसी को आंख मीच करके फॉलो मत करिए। उसके बारे में पहले रिसर्च कीजिए, उसके बाद में उसकी चीज़ों को फॉलो करिए। बेस्ट ऑफ लक जेंसी। आपको कैसी लगी ये वीडियो कमेंट सेक्शन में तो बता ही सकते हैं।